मान लीजिए एक ही समय पर दो लोग पैदा हुए, अंबानी के परिवार का कोई व्यक्ति पैदा हुआ, या मान लीजिए अंबानी पैदा हुआ और इसी दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में उसी समय पर एक और बच्चा पैदा हुआ, तो दोनों अगर सेम टाइम पर पैदा हो रहे हैं तो क्या उन दोनों का लाइफ टोटली डिफरेंट तो है, वो हम देख रहे हैं, पर वो किस बेसिस की वजह से, किस बिहाव की वजह से डिफरेंट है? वो उस बिहाव की वजह से डिफरेंट है कि जिन पेरेंट्स के घर में जन्म लिया। कभी किसी एक इंसान का चार्ट इंडिविजुअली नहीं चलता है। ओके। ये एक त्रिकोण बनता है। और ये कौन सा त्रिकोण होता है? माता, पिता और बच्चा। किसी आत्मा ने किसी घर में किसी पर्पस से ही जन्म लिया होता है, एक मिशन के लिए। हाँ, तभी तो इतनी सारी कुंडली एक जैसी होती है, उनमें से कोई एक इंसान ग्रो कर जाता है और दूसरा कम ग्रोथ लेता है। हाँ, देखिए, जिस समय पे किसी एक मिलियनेयर के घर में बच्चा पैदा हुआ, सेम समय पे सेम जगह पे किसी गरीब के घर में भी बच्चा पैदा हुआ ना, दोनों का बेसिक फेट सेम रहेगा। लेकिन ओवरऑल लाइफ में जो राजयोग है वो उन माता पिता के घर होने की वजह से हुआ है उसका। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, माता पिता बहुत गरीब होते हैं, बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद वो अमीर हो जाते हैं। वही तो त्रिकोण होता है ना, उसी त्रिकोण की बात कर रहा हूं। तो वो बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया, अपनी किस्मत लेके आया है, या उन माता पिता के कर्म उस बच्चे के थ्रू खुलने थे, उनके चार्ट में लिखा हुआ है। तो जब तक इस त्रिकोण को देख के पूरा नहीं किया जाता ना, किसी भी चीज को डिकोड प्रॉपरली नहीं किया जा सकता। आपने अंबानी इसकी बात की, तो अंबानी के घर में दो बच्चों ने जन्म लिया, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। हाँ। और आज की डेट में सभी को पता है कि अनिल अंबानी अपने जीवन के किस मोड़ पे खड़े हैं, और मुकेश अंबानी अपने जीवन के किस मोड़ पे हैं। सेम घर, सेम रिसोर्सेज, सेम माता पिता, हाँ। सेम शिक्षा, सेम वैल्यू सिस्टम, लेकिन कर्म अपने अपने लेके पैदा हुए। हाँ। कर्म से बड़ा कुछ नहीं, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आप दो अगर सगे दो ट्विंस भी हैं, हाँ, चाहे वो भाई है चाहे बहन है, दो ट्विंस भी हैं, स्टिल दोनों की लाइफ डिफरेंट है। ट्विंस की लाइफ डिफरेंट है, लेकिन ट्विंस की लाइफ के जो ब्रॉडर पैटर्न है ना, उनमें बड़ी सिमिलरिटी देखी जाती है। लाइक जैसे कि लाइफ के ब्रॉडर पैटर्न को 5-5 साल के हम हिस्सों में बांटे, तो जैसे कि एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट, या कह लीजिए उनकी लाइफ के उतार चढ़ाव, वो एक सटल लेवल पे, बड़े लेवल पे सेम रहेंगे। लेकिन जितना इंडिविजुअली जाते जाएंगे ना, एक ट्विन से दूसरे ट्विन में 2 से 5 मिनट का फर्क तो होता है। हाँ। चाहे वो सिजेरियन भी हो, नॉर्मल होंगे तो इससे भी ज्यादा फर्क होता है। तो उसी के अंदर नवाज कुंडली या नक्षत्रों के चरण चेंज हो जाते हैं, और उसकी वजह से उनके जीवन के जो गाथा है ना, जो माइक्रो लेवल पे होती है, उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। और फिर आगे जाके जब उनकी लाइफ और ग्रो करती है, जीवन साथी का आना, उनके अपने बच्चों का आना, वो भी उनकी जीवन यात्रा में बदलाव लेके आता है। तो ऐसे लाइफ धीरे धीरे चेंज होती है, यानी कि हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। और बात फिर से शुरू पे आ गई, हाँ, कि हमारे अगर आसपास के लोग हमें प्रभावित करें तो ग्रह क्यों नहीं करेंगे। हाँ, अब इसमें राशियां भी ले आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब राशियां कैसे इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि 12 राशियां हैं और 12 राशि के लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये भी हम देखते हैं कि मेष राशि के जो व्यक्तित्व है उसका अलग तरीके का है, धनु का अलग तरीके के व्यक्तित्व देखिए, वो जो मेष राशि धनु राशि के व्यक्तित्व वाली बात होती है, वो हाँ, राशिफल या कॉफी टेबल डिस्कशन के लिए अच्छी है। ओके। लेकिन राशियां अपने आप में इनकी बहुत डिफरेंट वैल्यू, और बहुत ही आपको हटके चीज आज बताने जा रहा हूँ। राशियां, मैंने जैसे बोला कि इस प्लेग्राउंड के रूल है। राशि वर्ड का मतलब क्या है? जैसे आपके पास पैसे हो, हम कहते हैं आपके पास कितनी धन राशि है। राशि का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे ये किस चीज की कलेक्शन बता रहे हैं? कंस्टलेशंस की, नक्षत्रों की। यानी किसी एक राशि में हमेशा जो 2.25 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र होते हैं ना, उनकी कलेक्शन को ही राशि बोला जाता है। हर राशि का अपना अपना एट्रीब्यूट है। और ये राशि का ये मतलब नहीं है कि आपके चंद्रमा जिस राशि में होंगे सिर्फ वही राशि मैटर कर रही है। आपकी कुंडली में 12 की 12 राशि अपनी अपनी जगह पे रोल प्ले कर रही हैं। कैसे? जैसे मेष राशि का क्या एट्रीब्यूट है? कुछ नया शुरू करना। मेष राशि का एट्रीब्यूट होता है कि जीवन में वो इग्निशन स्पार्क जो आपको सोए से उठा दे। तो आपकी कुंडली में मेष राशि जहां पे भी होगी, आपके जीवन में वो नई शुरुआत वाला भाव होगा। कैसे? जैसे सपोज करिए कि किसी की मेष राशि कुंडली में, उसकी जन्म राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मेष राशि जहां पे बर्थ चार्ट में 1 नंबर लिखा हुआ है। सपोज करिए कि कर्म के, आपके करियर के भाव में मेष राशि आ गई, तो ऐसे इंसान में करियर में कुछ ना कुछ ऐसा नयापन दिखेगा जो उसके पिछले फैमिली ट्रेडिशन से अलग होगा। वो अपने करियर में कुछ ऐसा नयापन लेके आएगा, या कुछ ऐसा नया काम करेगा जो पहले किसी ने नहीं किया था। या उसकी मेष राशि अगर उसके धन स्थान पे आ गई, वो पैसे कमाने, अपनी अर्निंग कैपेसिटी में कुछ ऐसा नयापन लेके आएगा जो पहले कोई नहीं लेके आया था। शुरुआत। वृष राशि की बात करें, यही वन लाइनर ही दूंगा, नहीं तो लेंथ जो है ज्यादा हो जाएगी। वृष राशि आपके रिसोर्सेज हैं,
वृष राशि आपके लिए वो एनर्जी है जिसको आप शो करना चाहते हो, ये मेरे पास है। तो कुंडली में जहां पे वृष राशि होगी ना, इंसान उस चीज को शो करेगा। सपोज करिए किसी की वृष राशि जो है संतान के भाव में आ गई, तो ऐसा इंसान अपने संतान के बखान करेगा बढ़ा चढ़ा के। आपने कई लोग देखे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जहां मिलेंगे अपने बच्चों के बारे में बातें करते हैं, मेरे बच्चे ने ये कर लिया, मेरे बच्चे ने वो कर लिया। या टॉरस सपोज करिए कि उनके 11th हाउस में आ गई। 11th हाउस किस चीज का है? प्रॉफिट्स का। तो हमारी इनकम तो उस सोर्स से भी आती है, हमारी रेंटल इनकम भी आती है, कमाने के तरीके इन लोगों से पूछ लो। इस तरह से राशियां असर करती हैं। मिथुन जो है, ये जहां पे मिथुन राशि होगी, आप उस चीज के बारे में तो बस डिसीजन ले लोगे, किसी से कुछ सुनना भी पसंद नहीं करोगे। जहां पे आपकी कर्क राशि आएगी, वो याद रखिएगा, वो जीवन में जहां पे कर्क राशि होगी, उस भाव के प्रति आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड आएगा 180 डिग्री का। क्या इसीलिए कर्क राशि को उच्च जगह कहा जाता है? नहीं, वो सिर्फ जुपिटर के लिए उच्च जगह, वो सिर्फ जुपिटर के लिए है। जहां पे सिंह राशि होगी, आपके जीवन में आपका नेम एंड फेम उस घर से आएगा। ओके। आपके कुंडली में पहचान लीजिए सिंह राशि कहां पे है। सपोज करिए अगर आपकी सिंह राशि 2nd हाउस में है, तो परिवार की वजह से नेम एंड फेम आना है। अगर आपकी सिंह राशि 9th हाउस में है, तो किसी धर्म कर्म की वजह से या अपने फादर की वजह से आपको नेम एंड फेम मिलेगा। तो जहां सिंह राशि है, आपकी रिकॉग्निशन वहां से आनी है। जहां कन्या राशि है, उस भाव के प्रति किस्मत काम नहीं करेगी, वहां की चीजें मेहनत करके आपको संवारनी पड़ेंगी, और उस भाव के प्रति कलेश हमेशा आपके जीवन में रहेंगे, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े की राशि भी है। आपके जन्म कुंडली में जहां पे तुला राशि है, सारी जिंदगी उस जगह का बैलेंस बनाने में निकल जाएगी। और जहां पे आपके कुंडली में वृश्चिक राशि है, आप एक चीज नोट करिएगा, वहां पे इंसान मर के जिंदा होता है। मर के जिंदा होने का मतलब है नया जन्म लेता है, ट्रांसफॉर्म होता है। जहां पे वृश्चिक राशि होती है, कारोबार के घर में आ जाएगी, उसका कारोबार चेंज हो जाएगा, यानी उसके करियर के भाव में अगर वृश्चिक राशि आ जाएगी, वो कहीं से करियर शुरू करेगा, कई सालों बाद कुछ घटनाक्रम ऐसे होंगे कि करियर ऑल टुगेदर चेंज होकर कुछ और ही बन जाएगा, नया जीवन। ओके। धनु राशि जहां पे होगी, ऐसी जगह पे इंसान जो है सेल्फ मेड इंसान बनता है। और जहां पे कैप्रिकॉर्न राशि होगी, इंसान उस भाव के प्रति हमेशा काम करना एंजॉय करता है। अगर कैप्रिकॉर्न राशि इंसान के 3rd हाउस में आ जाए, 3rd हाउस होता है स्किल्स का, कैप्रिकॉर्न राशि कर्म की, अब उसकी स्किल उसका कर्म बनती है। और रह गई कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है, ये राहु के साथ जुड़ी हुई राशि है। जहां पे कुंभ राशि होती है ना, अब उस इंसान की नियति बन जाती है कि उस भाव की चीजें तो उसको लोगों के साथ शेयर करनी ही पड़ती हैं। शेयरिंग यानी अगर कुंभ राशि उस इंसान के लग्न में आ जाए, जो उसके पास ज्ञान है उसको देना पड़ता है लोगों को। कुंभ राशि 7th भाव में आ जाए, तो उसको अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन के कितने ही रिसोर्सेज शेयर करने पड़ते हैं। कुंभ राशि शेयरिंग। और जहां पे मीन राशि आ जाए, ये एट्रीब्यूट मुझे लगता है आपने पहले, मुझे आशा है कि सुन नहीं रखे होंगे, क्योंकि राशियों के बारे में हमारी नॉलेज बड़ी सटल और अलग तरह की थी। यस, राशियों से व्यक्तित्व तक, जैसे मैंने आपसे शुरुआत की, वहीं तक सीमित। जहां पाइसेस आती है ना, पाइसेस, आप जीवन में लेट गो बढ़ाते हो, उस चीज को जाने देते हो, इवॉल्व हो जाते हो, ले लिया, अब छोड़िए, इन चीजों को देना है हमें जीवन में। तो हमें अब जन्म कुंडली को देखने का इसके बाद आपका तरीका बदल जाएगा कि किस तरह से हमने अपनी लाइफ को लेना है। अब जैसे हम राशियों की बात कर रहे हैं, इसी में क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि जरूरी नहीं है कि शनि राहु केतु सिर्फ खराब फल ही दे, ये एक भ्रम है। अब इनको राशियों से अगर हम जोड़ दें, तो शनि की 7.5, राहु केतु, इनका प्रभाव किस तरीके से होता है? देखिए, सबसे पहली बात कि शनि की 7.5 में ना जरूरी नहीं है कि खराबी ही हो। जन्म कुंडली के बड़े टूल होते हैं जो 7.5 की हेल्थ को बताते हैं। जैसे कि 7.5 के समय पे इंसान की दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, ये बताएगी कि 7.5 आपको क्या प्रभाव देगी। 7.5 एब्सोल्यूट में कोई असर नहीं देती है। यानी आप इसको एक पॉइंटर लेके चलिए, दशा अंतरदशा जिस चीज की होगी, 7.5 उसके अकॉर्डिंग फल देगी। फिर जन्म कुंडली में एक चीज होती है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग बता देता है कि 7.5 की हेल्थ कैसी होगी। उसको आप 7.5 का एक हेल्थ मीटर कह सकते हो। तो मैं अगर आउट ऑफ 10 बोलूं, आउट ऑफ 10 6 लोगों के लिए 7.5 चैलेंजिंग होती है, 4 लोगों के लिए 7.5 ब्लिसफुल होती है। ये जनरल पब्लिक के लिए एक एवरेज रहती है। तो 7.5 जब भी हो, आप एक चीज तो सभी के लिए कॉमन मान के चलिए कि अब काम कारोबार में आपको चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस को हंस के आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप इसमें से इवॉल्व होके कहीं बेहतर ह्यूमन बीइंग बनने जा रहे हो। 7.5 के दौरान रोना गिड़गिड़ाना मना है, सीखना जरूरी है। सीखते रहोगे तो ये 7.5 बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन जो 7.5 के दौरान मैनिपुलेशंस करेंगे,
उनको 7.5 में परेशान होना लाजमी है। परेशानी की जब बात आई है तो ग्रहण के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि खगोलीय घटना होती है और साल में 3 से 4 बार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हम ये देखते हैं कि 2-2 बार ऑलमोस्ट आ ही जाता है। बीते समय भी निकला, लोग थोड़ा डर भी जाते हैं, अलग अलग तरीके के उपाय करना शुरू कर देते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे व्यूअर्स को ये भी क्लैरिफाई कीजिए कि क्या वाकई में इनसे डरने की जरूरत है? जी देखिए, डर वहां लगता है जहां पे नॉलेज ना हो। आप कहीं पे भी जो अनजान जगह पे अंधेरे में हो गए तो आपको डर लगेगा, और जब आप अपने घर में अंधेरे में हो गए तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है स्विच कहां पे है, दरवाजे कहां पे हैं। तो नॉलेज इज द की टू फेयर। तो ग्रहण जो होते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम होता है, ये आत्म मंथन का टाइम होता है, डीक्लटर का टाइम होता है। जब भी ग्रहण आए, ग्रहण के समय में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने ईष्ट से जुड़े। तब जो यूनिवर्स का नाद होता है ना, वहां पे एक, क्योंकि जो लुमिनरीज होते हैं ना, ये उस समय में राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आए होते हैं। ये एक उस तरह का समय होता है कि इस समय में आप 10 मिनट की भी साधना कर लेना, अपने इष्ट का ही जप कर लें, कुछ नहीं तो राम नाम ही जप लें, तो आपका कनेक्ट बनना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं समय में खाना पीना नहीं चाहिए। इसके पीछे देखिए, सबसे पहली बात जो है कि खाना पीना इस समय में पॉइजनस नहीं होता है, उसको भूल जाइए। सिर्फ इतना होता है कि ग्रहण के समय खाना या पूजा भक्ति दोनों में से एक चीज को चूज करना होता है आपने, सिर्फ ये है। खाएंगे पिएंगे तो खाना पीना क्या करता है, बॉडी के सिस्टम को डाइजेशन की तरफ लेके जाता है, और उस समय पे फिर आप कनेक्ट नहीं कर सकते। और ग्रहण समय का मेन पर्पस होता है कि आप उन यूनिवर्सल फोर्सेस से कनेक्ट करें जिनको हम ईश्वर कहते हैं। इसीलिए लोग व्रत उपवास रखते हैं। जी हाँ, इसीलिए व्रत उपवास पूजा विधि होती है। इसीलिए वर्जित किया गया है कि इस समय में खाने की तरफ ध्यान मत दीजिए, खाने के लिए बाकी सारा दिन या जिंदगी पड़ी हुई है। उस समय में खाने से हटके आप केवल और केवल डिवाइन से कनेक्ट करने का सोचिए। इसमें ये भूल जाइए, ग्रहण के दौरान खा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सारी दुनिया खाती है, कोई बीमार नहीं होता है। इसको देखिए, जितना हम डर या वहम की तरफ लेके जाएंगे ना, वो चीजों का कॉन्सेप्ट बदल जाता है। इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि उस समय यूनिवर्स का जो भी वाइब्रेशंस होती है ना, ये डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए बड़ी आसान होती है। इसको सरल भाषा में कहें तो आप अगर रेडियो चलाए जी, तो कई बार रेडियो का सिग्नल जो है बहुत ही क्लियर होता है और आपको रेडियो की सारी रिसेप्शन सुनती है। और कई बार क्या होता है कि बहुत ही अनक्लियर वॉइस आती है, जिसके लिए आपको बड़ी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। रेस्ट ऑफ द डेज जो होते हैं ना, वो थोड़े अनक्लियर होते हैं। डिवाइन से कनेक्ट करना आपके लिए टेम्परेरीली थोड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा इबादत करनी पड़ती है, ज्यादा उपासना करनी पड़ती है। लेकिन ग्रहण के दौरान ये सिग्नल्स इतने क्लियर होते हैं कि आप तुरंत इधर बैठे और उधर कनेक्शन बन गया। तो जो इसका फायदा उठा जाते हैं वो एंजॉय भी करते हैं।